तो उस केस में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अलार्म को, कैलेंडर को। देन यू कैन चूज एनी ऑफ देम और बोथ, दोनों में किसी को एक को भी यूज कर सकते हैं। और अब अगर आप दो डिफरेंट अलार्म लगाना चाहते हैं उस टाइम में बोथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आउटपुट है जो आपको आउटपुट देगा। लेकिन वही बात करें टाइम स्टैम्प या टेम्पर की, तो टाइम स्टैम्प एक इनपुट है जो डेडिकेटेडली एक टेम्पर या इवेंट लॉग करने के लिए, जैसे आप पर्टिकुलर एक टाइम स्टैम्प के बाद आप किसी एक इवेंट लॉग कराना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, तो उस टाइम में टाइम स्टैम्प यूज करेंगे। और टेम्पर की बात करें तो टेम्पर आप यूज करेंगे जब आपको किसी एक पर्टिकुलर पिन का थ्रू आपको इनपुट लेना होगा। किसी पर्टिकुलर आप सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करना चाह रहा है कि जब किसी ने आरटीसी का टाइम को या एक्सेस करना चाह रहा है या टैम्पर करना चाह रहा है या रीसेट हुआ कुछ इस तरह की कुछ अगर इवेंट आप लॉग कराना चाहते हैं तो टैम्पर आप यूज कर सकते हैं उस टाइम में। तो ये भी एक इनपुट पिन है, जीपीआई के थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं। और तो आप एक्टिवेट कैलेंडर करेंगे तभी आप टाइम स्टैम्प को यूज कर पाएंगे। ये भी एक डेडिकेटेड पिन का थ्रू एक आपको इनपुट पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के बाद आरटीसी जैसे उस टाइम मैच करेगा तो उस टाइम में एक इवेंट लॉग करेगा, इस तरह की। और फिर अगर आप वेकअप जो फीचर्स है इसको अब जब पीरियोडिकली कुछ इवेंट आप कराना चाहते हैं, जैसे मेरा केस में मैं हर 10 सेकंड में मैं वेकअप कराना चाहता हूँ, तो इंटरनल वेकअप मैंने यूज करूँगा। इसका थ्रू क्या होगा, इसमें किसी पिन में आउटपुट नहीं आएगा इंटरनली, या किसी पिन का थ्रू इनपुट भी नहीं जाएगा, इंटरनली ये वेकअप कराएगा मेरा हर 10 सेकंड के बाद। तो पीरियडिकली जैसे 1 सेकेंड या 10 सेकेंड या 1 मिनट के बाद आप पीरियडिकली एक वेकअप इवेंट जनरेट कराना चाह रहे हैं, तब आप वेकअप इवेंट। तो मेरा केस में ये वेकअप ज़रूरत है जो इंटरनली वेकअप करेगा। तो मैं इसको जैसे सिलेक्ट किया तो नीचे मेरा एक फिर और एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहीं पे एक दिख रहा है कि यहाँ पे कैलिब्रेशन करके पॉइंट दिख रहा है जो डिसेबल है। तो ये भी बेसिकली एक कैलिब्रेटेड आउटपुट क्लॉक आउटपुट देगा, जिसमें बेसिकली दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। किसी किसी केस में कस्टम आउटपुट भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको किसी दूसरा चिप के लिए आपको क्लॉक किसी पिन का थ्रू आपको क्लॉक लेना है। जैसे मेरे को अगर यहाँ पे 512 हर्ट्ज का अगर क्लॉक चाहिए तो ये आउटपुट देगा, इस PA2 पिन में मेरे को क्लॉक आउटपुट दे देगा ये। तो पर्टिकुलर पिन का थ्रू आप क्लॉक को इसी आरटीसी क्लॉक को आप दूसरा चिप में भी यूज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पिन को क्लॉक एज ए क्लॉक सोर्स। मेरे को इस तरह कोई ज़रूरत है नहीं, मैं इसीलिए इसको फिर रेफरेंस क्लॉक अगर किसी दूसरा क्लॉक को एज ए रेफरेंस आप लेना चाहते हैं तो आप उसको इसका जैसे यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये PA10 पिन में एक रेफरेंस क्लॉक इनपुट की देने की ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे को वो भी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक रेफरेंस के लिए कि आप उस पिन का थ्रू मतलब जो क्लॉक इंटरनली जनरेट हो रहा है उसके मैच करा के आप वेरीफाई करना चाह रहा है, तो उस केस में अगर आपको चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरा केस में जो ज़रूरत है, मैं इंटरनल वेकअप सिलेक्ट किया, क्लॉक को एक्टिवेट किया, तो ये मेन पॉइंट है। इसको एक्टिवेट करने के बाद मेरे को इसको इंटरनल वेकअप किया और फिर मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो में आके मैं यहाँ पे अब मेरा ज़रूरत के हिसाब से मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये जनरल फॉर्मेट है, ये आपका 24 या 12 आवर फॉर्मेट जो भी आप चाहिए उसका हिसाब से सिलेक्ट रहेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट 127। तो ये एसिंक्रोनस प्री डिवाइडर वैल्यू, सो जनरली 32.76 किलो हर्ट्ज क्रिस्टल अगर होता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर 128 इंटू 255 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32.76 के का वैल्यू दिखेगा। जिससे ये क्या करता है, ये क्रिस्टल को जो
क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस करके 1 हर्ट्ज में लाता है, जिससे 1 सेकेंड का क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो मेरा केस में ये बेसिकली है 37, तो मैं इसको 288 करूँगा तो नियर अबाउट 1 हर्ट्ज का बन जाएगा। तो एक एसिंक्रोनस डिवाइडर होता है, प्री स्केलर डिवाइडर एंड सिंक्रोनस प्री स्केलर डिवाइडर। ये 1 बाइट का वैल्यू है, ये 2 बाइट का वैल्यू है। सिंक्रोनस प्री स्केलर डिवाइडर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 बाइट। देन यहाँ पे आता है वेक अप। सो मैंने जो कैलकुलेशन बताया था वो बेसिकली वेक अप के लिए कैलकुलेशन बताया था। यहाँ पे मैं जो कैलकुलेशन आप लोग को दिखाया था ये वेक अप के लिए मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे मेरा देखिए जो आरटीसी क्लॉक है, आरटीसी क्लॉक मेरा 37 किलो हर्ट्ज है। आरटीसी क्लॉक को ये प्री स्केलर का थ्रू मैंने डिवाइड करके इसको 16 से डिवाइड किया, तो मेरा जो आरटीसी बेस टाइम बना था वो 0.432 मिली सेकेंड बना था। तो अगर मेरे को 10 सेकेंड का वेकअप इंटरवल चाहिए तो मेरा वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए, ये वैल्यू निकला था। तो मेरे को ये वैल्यू वहाँ पे वेकअप काउंटर का जो वैल्यू है यहाँ पे वेकअप काउंटर वैल्यू जो है ये बेसिकली एक ऑफ काउंटर है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे उसका हिसाब से ये काउंटर को बढ़ाते बढ़ाते जब इसका मैच हो जाएगा तब वो इसको रीसेट करता है और मेरा एक इवेंट जनरेट करता है, जिससे मेरा स्टॉप मोड से डिवाइस वेकअप हो जाएगा। तो मैं इसको मेरा सेटिंग पिन एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मेरा कंप्लीट है। आफ्टर दैट विल सेट क्लॉक जनरेशन। तो ऑलरेडी मेरा एक्सटर्नल क्रिस्टल नहीं सिलेक्ट किया है, LSI क्रिस्टल सिलेक्टेड है जो है 37 किलो हर्ट्ज, आप देख सकते हैं। और फिर मैं इसमें इंटरनल हाई स्पीड क्रिस्टल जो भी है वो भी मैंने इंटरनली सिलेक्ट करूँगा, जो है HSE नहीं PLL क्लॉक सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैक्सिमम 24 मेगाहर्ट्ज। ओके, देन मैक्सिमम 32 मेगाहर्ट्ज तक मेरा क्रिस्टल जा सकता है PLL का थ्रू। मैं HSI 16 मेगाहर्ट्ज का प्रेजेंट है इस कंट्रोलर में। अब मेरा क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन भी डन, देन we'll generate the code through this code generation। अब मेरा कोड जनरेट हो रहा है। कोड जनरेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे को ये सी फाइल main.c के अंदर जाएंगे और मैं देखेंगे कि मैं जो भी सिलेक्ट कर रहा था वो सिलेक्ट है कि नहीं। तो सिस्टम क्लॉक, GPIO एंड RTC तीनों चीज़ मेरा इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे मेन के अंदर मेरा हेल इनिट, उसके बाद क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, देन GPIO एंड RTC इनिट। ओके, एक बार देख लेते हैं कि मैंने जो जो सिलेक्ट किया था वो इनिशियलाइज हुआ कि नहीं फाइनल कंफर्मेशन के लिए। तो मैंने LED पिन सिलेक्ट किया था जो मेरा पोर्ट B के अंदर था, और फिर देख लेता हूँ कि RTC में जो भी वैल्यू मैंने सेट किया था वो सेट हो गया। और फिर मेरा RTC वेकअप, सॉरी ये इंटरप्ट होना चाहिए, मैंने कुछ गलती किया, दोबारा जाना पड़ेगा इसमें यूजर कांस्टेंट देन NVIC सेटिंग। तो आपको इंटरप्ट लेने के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिर से एक बार कोड जनरेट कर लेता हूँ। तो ये जनरली पहले था सिर्फ टाइमर, अब देखिए _IT। तो ये इंटरप्ट मोड में हर 10 सेकंड के बाद ये 10 सेकंड का वेकअप काउंटर का वैल्यू है, हर 10 सेकंड बाद ये वेकअप करते रहेगा आपका स्टॉप मोड से। तो मैंने अब मेन के अंदर में कोड लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं
हर 10 सेकंड में इसको वेकअप कराते रहूँगा और फिर एक एक सेकंड में मैं एलईडी को ब्लिंक करते रहूँगा। तो मेरा कोड एक्चुअली में लिखा हुआ है, मैं उसमें जाके कोड को कॉपी कर लेता हूँ। बस इसमें पेस्ट कर दिया। और GPIO सेट नेट सो मैंने इसमें मेरा जो एलईडी है उसको सेट किया और फिर 1 मिनट बाद मैंने इसको रीसेट कर दिया। मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ जिससे कोड स्ट्रक्चर सही दिखे। ओके, देन सबसे पहले क्या किया, मैंने पिन को सेट किया जिससे मेरा एलईडी ग्लो हो जाएगा, फिर 1 सेकंड का डिले दिया, फिर मैंने उस पिन को रीसेट कर दिया जिससे मेरा एलईडी बंद हो जाएगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने सिस्टम टिक को सस्पेंड किया। तो अगर आप सिस्टम टिक को सस्पेंड नहीं करेंगे तो ये हर एक मिली सेकेंड में इंटरप्ट देते रहेगा। तो मैंने सबसे पहले सोने से पहले मैंने सिस्टम टिक को सस्पेंड किया, फिर इसको स्टॉप मोड में एंटर किया, इसमें लो पावर रेगुलेटर को ऑन कर दिया जिससे मेरा पावर कंजम्पशन सबसे लो हो। आप इसको ऑन कर सकते हैं, लो पावर इंटरनल लो पावर रेगुलेटर को मैंने ऑन कर दिया और फिर इंटरप्ट के लिए वेट करने के लिए भेज दिया। जनरली क्या होता है कि स्टॉप मोड में कोड जहाँ पे स्लीप में जाता है, वेकअप होने के बाद वहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो बेस्ट होता है कि आप दोबारा क्लॉक को एक बार फिर से इनिशियलाइज कर दे। तो मैंने फिर से क्लॉक कॉन्फ़िग को फिर से कॉल किया और फिर हेल सिस्टिक रिज्यूम किया। देन मैंने मैक्स जीपीआई को दोबारा इनिशियल, इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से मेरा कोड व्हाइल लूप में वेकअप होने के बाद फिर से ये चलते रहेगा। तो इसको एक बार बिल्ड कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। इसको बाइनरी फाइल जनरेट हुआ कि नहीं देख लेते हैं। कोई बाइनरी फाइल नहीं जनरेट हुआ है, हेक्स फाइल भी नहीं जनरेट हुआ। तो इसमें जाके सबसे पहले एक सेटिंग करना पड़ता है। प्रॉपर्टी में जाके C++ बिल्ड सेटिंग में जाएंगे तो पोस्ट बिल्ड ऑप्शन में आप यहाँ पे आउटपुट हेक्स या बाइनरी दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ बाइनरी सिलेक्ट हेक्स सिलेक्ट किया जिसमें मेरे को सिर्फ हेक्स आउटपुट मिलेगा। देन दोबारा इसको बिल्ड कर लेता हूँ। अब दिख जाएगा यहाँ पे हेक्स फाइल। तो हेक्स फाइल आ गया। अब मैं इसको इसका लोकेशन देख लेता हूँ और फिर मैंने कोड को एक बार अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने STMQBID का जो प्रोग्रामर है उसमें गया और फिर ब्राउज किया। तो इसके अंदर RTC वेकअप एवरी 10 सेकेंड डिबग के अंदर गया और फिर जो हेक्स फाइल है उसको सिलेक्ट किया। देन मेरा बोर्ड कनेक्टेड है, इस
मैंने कनेक्ट करने की कोशिश किया, हाँ कनेक्ट हो गया, देन कोड अपलोड कर दिया। सो ये मेरा सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। हर 10 सेकंड बाद वेकअप हो रहा है। मैं इसको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। सॉरी गाइस, इसको मैं वर्चुअल कैमरा ओके, थैंक यू। सो पहले मैंने ये बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन किया था मैंने कि क्यों कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी जब क्रिस्टल प्रेजेंट है तब भी हम लोग क्यों इंटरनल क्रिस्टल को यूज नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो एक्यूरेसी है इंटरनल क्रिस्टल का, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड आपको अगर बहुत एक्यूरेट टाइमिंग या फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस आपको डेडिकेटेड क्रिस्टल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल क्रिस्टल एक्यूरेट 1 ± 1 to 2% वेरी करते रहता है। इसका वजह से इंटरनल क्रिस्टल यूज नहीं करता है, जहाँ पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंस हो जाता है। अदरवाइज आप इंटरनल क्रिस्टल यूज कर सकते हैं अगर आपका एक्यूरेसी आप बेयर करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं।